हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब और मिस्टीरियस हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है और जो मेरी रियल फुटेजेस अपलोड जो मैं करता हूँ, मतलब जो मैं रियल फुटेजेस इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ वो देखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं फुटेजेस को वहाँ पर भी अपलोड कर देता हूँ। और आप में से बहुत लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब भी कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूं, ये मुझको महाराष्ट्र से श्रुति जी ने भेजी है। और अब आगे की घटना मैं आपको श्रुति जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम श्रुति है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। ये घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। मेरे परिवार में मेरे माँ, मेरे पिताजी और मेरा एक छोटा भाई था। जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तब मेरी उम्र 14 साल की थी। हम जहां पर पहले रहते थे, किसी वजह से हमने उस घर को छोड़ दिया और कुछ ही दूरी पर पापा ने एक दूसरा घर ले लिया। वो घर एक सोसाइटी में था। उस सोसाइटी में और भी ढेर सारे घर थे, लेकिन वो बिके नहीं थे। उस पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही घर बिका था और उसके बाद दूसरा घर हमारा ही था। हमारे आजू बाजू के जो 2 घर थे वो बिक चुके थे, लेकिन उनमें रहने के लिए ओनर अभी तक नहीं आया था। हमने जिस घर को लिया था वो पापा को काफी सस्ते में मिल गया था, इसलिए हमने उसको ले लिया। वो घर 3 मंजिल का बना हुआ था। हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और ज्यादा से ज्यादा पहली या दूसरी मंजिल तक ही जाते थे। तीसरी मंजिल पर हमारा उतना जाना होता नहीं था, हालांकि वो पूरा घर हमारा ही था। तीसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन शायद नहीं था। उस हॉल में अक्सर अंधेरा ही रहता था। पुराने घर के मालिक ने उस हॉल को क्यों बनाया था, इस बात का हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। पापा ने सोचा था कि भविष्य में जब उनके पास थोड़े और पैसे होंगे तो वो उस बड़े हॉल में कुछ कमरे बनवा देंगे और उसको रेंट पे उठा देंगे। उस बड़े से घर की छत पर जाने के लिए बाहर से ही सीढ़ियां बनी हुई थी और वो सारी सीढ़ियां हर फ्लोर से होके निकलती थी। हम अक्सर छत पर जाते थे, लेकिन जब भी मैं उस तीसरे फ्लोर के सामने से निकलती थी जिसमें बड़ा सा हॉल था, तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था। उसमें अक्सर अंधेरा ही रहता था। मैंने पापा से बहुत बार बोला कि वो उस फ्लोर की लाइट ठीक करवा दे, लेकिन वो हमेशा किसी चीज को कह के टाल देते थे। हमने जब उस घर को खरीदा था तो हमने अच्छे से पूजा करवाई थी और ठीक से गृह प्रवेश भी हुआ था और हमें वहां रहते हुए करीब 1 महीना हो चुका था। एक बार शाम के वक्त घर में लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी खराब हो गया था। मम्मी और पापा नीचे बैठे हुए थे। मैंने और मेरे भाई रोहन ने मम्मी पापा से बोला कि हम दोनों ऊपर छत पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है और फिर हम छत पर चले गए। रोहन सीढ़ियों से बहुत तेज भागते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने रोहन से बोला कि रोहन, तुम आराम से चलो वरना सीढ़ियों पर फिसल के गिर जाओगे। उसने बोला दीदी मैं रोज आता जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलते ही वो छत के दरवाजे को खोलने लगा। मैं भी धीरे धीरे छत की तरफ ही जा रही थी और फिर मैं उस तीसरे फ्लोर के सामने से निकली। उस हॉल में काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं ऊपर चढ़ ही रही थी, तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि उस हॉल के अंदर कोई भाग रहा है। मैं तुरंत उस हॉल की तरफ देखने लगी और तभी रोहन ने दरवाजे को खोल दिया और ऊपर छत पर भागने लगा। जैसे अक्सर होता है कि कोई हमारी घर की छत पर दौड़ता है तो हमें नीचे उसकी आवाज सुनाई देती है, वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। मुझे लगा कि शायद रोहन के दौड़ने की वजह से वो आवाज आ रही हो, लेकिन रोहन के दरवाजा खोलने से पहले मुझको वो आवाज सुनाई थी और फिर रोहन तुरंत छत पर भागने लगा। ये पूरा वाकया करीब 5 सेकंड का था, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि वो रोहन ही था या फिर कोई और। मैंने फिर उस चीज को नजरअंदाज किया और ऊपर चली गई। कुछ देर बाद लाइट भी आ गई और फिर हम नीचे चले गए।
लाइट आते ही रोहन दोबारा नीचे की तरफ भागते हुए गया और मैं उस पूरे छत पर अकेली थी। मैंने रोहन से बोला कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो भागते हुए नीचे चला गया। मैं छत के दरवाजे को लॉक करके नीचे उतर रही थी और तभी मैं उस हॉल के सामने से निकली। उस हॉल में दरवाजा भी नहीं लगा हुआ था, इसलिए पूरा अंधेरा मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। मुझे उस हॉल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस फ्लोर पर कोई भी नहीं आता है और पूरे घर में सिर्फ हम 4 लोग थे और हम सब वहां पर नहीं जाते हैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस हॉल के अंदर जाऊं, लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मैं साफ साफ उसके चलने की आवाज को सुन सकती थी, जैसे कोई अंदर पैर पटक रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं चुपचाप धीरे से उस हॉल के सामने से उतर के नीचे चली गई और पापा से ये बात जाके बताई। पापा ने कहा कि तुमको किसी तरीके का कोई वहम हुआ होगा। मैंने उनको बताया कि ये मेरा कोई वहम नहीं है। तब पापा ने कहा तुम परेशान ना हो, मैं कल इलेक्ट्रिशियन को बुला के उस फ्लोर की वायरिंग ठीक करवा दूंगा। अगले दिन पापा ने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उस फ्लोर की वायरिंग भी ठीक करवा दी। लेकिन आश्चर्य तो हम तब हुए जब रात में वो वायरिंग अपने आप खराब हो गई। इलेक्ट्रिशियन ने बोला था कि वो खराब ही नहीं हो सकती है। उसने फिर अगले दिन आके जब पूरी वायरिंग को दोबारा चेक किया तो उसमें देखा कि वायरिंग अपने आप टूट गई है और कुछ वायर्स अपने आप जल गए हैं। उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रिशियन जब वो वायर लगा रहा था तो उसने पापा को बताया था कि ये सारी वायर्स फायर प्रूफ है, इन पे आग लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, और अगर किसी तरह पावर या वोल्टेज अप या डाउन भी होता है तो एमसीबी अपने आप नीचे गिर जाती। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ इस बात का इलेक्ट्रिशियन खुद पता नहीं लगा पा रहा था, लेकिन तब भी पापा ने और उस इलेक्ट्रिशियन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि घर के किसी भी एक नॉर्मल स्विच में कोई दिक्कत होगी जिससे बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है। उन्होंने बोला कि कुछ टाइम दीजिए, मैं फिर इस घर की पूरी वायरिंग दोबारा कर दूंगा। पापा ने कहा कि अभी उसका हमारे पास बजट नहीं है और ये वायरिंग का काम कुछ दिनों के लिए टल गया। उसके बाद एक दिन फैमिली फंक्शन के लिए पापा, मम्मी और छोटा भाई बाहर गए। मैं नहीं गई थी क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था। मैं घर पर बैठ के ही पढ़ाई कर रही थी और उस पूरे घर में मैं अकेली थी। उस वक्त रात के करीब 8 या 9 बज रहे थे। मैं चुपचाप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी और तभी लाइट चली गई। मैं इन्वर्टर के पास गई तो मैंने देखा कि इन्वर्टर अपने आप बंद हो गया है। पूरे घर में अंधेरा हो गया था और किचन में मोमबत्तियां पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं किचन में गई और मोमबत्तियों को जला दिया। मैंने एक मोमबत्ती किचन में लगाई और दूसरी मोमबत्ती ड्राइंग रूम में और तीसरी अपने बेडरूम में। मैं अपने बेडरूम में मोमबत्ती लगा के जैसे ही ड्राइंग रूम की तरफ गई, वहां की मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। ये देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। हवा भी नहीं चल रही थी और सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। उस घर में ये क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोबारा अपने रूम की कैंडल लेके ड्राइंग रूम की कैंडल को जलाने गई और जैसे ही मैंने ड्राइंग रूम की कैंडल जलाई और अपने रूम में मैं वापस आई, मैंने देखा कि किचन में जो मोमबत्ती जल रही थी वो भी अपने आप बुझ गई और 3-4 बार मैंने सारी मोमबत्तियों को जलाया। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई और पापा को फोन करने लगी और तभी मुझको मेरे कमरे से पेज पलटने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे में बैठ के मेरी कॉपी किताबों के पन्नों को पलट रहा है। मुझको वो आवाज साफ साफ ड्राइंग रूम तक सुनाई दे रही थी। मैंने फिर ड्राइंग रूम की कैंडल ली और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा रही थी और कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। मेरे बेडरूम की मोमबत्ती जलने की वजह से एक परछाई दीवार पर पड़ रही थी और उस परछाई में मैंने साफ साफ देखा कि एक लड़की मेरे कॉपी के पन्नों को पलट रही है। मैं देख के डर गई थी। मैं चुपचाप कमरे से थोड़ा सा दूर हट के उसको देख रही थी और उसकी परछाई मुझे साफ साफ दिख रही थी। उसकी परछाई बार बार आगे पीछे हिलते हुए मेरे कॉपी के पन्नों को लगातार पलट रही थी और फिर धीरे धीरे पन्ने पलटने की वो स्पीड और तेज होती गई। मुझे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी परछाई से उसकी हरकतें साफ साफ पता चल रही थी। मेरा गला तो जैसे एकदम जाम हो गया था। मैं ना चाह के कुछ बोल पा रही थी और ना ही डर की वजह से चिल्ला पा रही थी। ये मेरे साथ क्यों हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
मैं फिर धीरे धीरे अपने ड्राइंग रूम में गई और उसके बाद चुपचाप ड्राइंग रूम के दरवाजे से घर के बाहर आ गई। जैसे ही मैं घर के बाहर आई, मैंने देखा कि पूरा मोहल्ला एकदम शांत और खाली था। पूरे मोहल्ले में एकदम अंधेरा था। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि उस पूरी सोसाइटी में मैं अकेली ही हूँ। फिर हमारे बगल वाले घर में एक आदमी था जो ऊपर अपनी छत से मुझको देख रहा था। उसकी भी मुझे परछाई नजर आ रही थी। उसकी परछाई को देख के मैं डर गई और तभी उसने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ। वो एक अंकल थे जो हमारे घर के बगल में ही रहते थे और कभी कभार आते थे। मैं उनको देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तुरंत नीचे भागते हुए आए और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, तुम डर क्यों गई। मैंने उनको बताया कि अंदर कोई है। उन्होंने बोला कौन है। मैंने उनको बताया कि मेरे घर में कोई है जो मेरे कमरे में घुस गया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं। मैंने उनको बताया कि वो फैमिली फंक्शन में गए हैं और मैं उनके साथ नहीं गई। मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी और तभी लाइट चली गई। उन अंकल के घर में भी पूरा अंधेरा ही था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती रहती है। मैं उन अंकल से बात कर ही रही थी तभी मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई आ गए। पापा गाड़ी से उतरे और उन्होंने मेरे चेहरे को देखा। उनको देख के मैं रोने लगी और मम्मी से जाके लिपट गई। मैंने मम्मी को बताया कि अंदर कोई है जो मेरे कमरे में घुस गया है। उसके बाद पापा ने अपने हाथ में एक डंडा लिया और बगल वाले अंकल जो मुझे दिखे थे उनके साथ घर के अंदर गए। अंदर कोई भी नहीं था। उनको लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस गया हो, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा लेकिन उनको कोई भी नहीं मिला। वो जब घर में ढूंढ ही रहे थे उसके बाद तुरंत लाइट आ गई और मैंने उनको बताया कि अंदर एक लड़की की परछाई दिखी जो मेरे किताबों के पन्नों को पलट रही थी। पापा को लगा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ है या फिर मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। उसके बाद मम्मी मुझको घर के अंदर लेके गई। मैं मम्मी के साथ जब अपने बेडरूम में गई तो मैंने देखा कि मेरी कॉपी किताबें पूरे बिस्तर पर बिखरी हुई हैं। मम्मी ने मेरी किताबों को देख के बोला कि तुम शायद पढ़ते पढ़ते सो गई होगी, इसलिए तुमको किसी तरीके का कोई सपना आया होगा। मैंने मम्मी से बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मम्मी ने मुझे चुप करा दिया और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं शांत रहूं वरना मेरा छोटा भाई घर में डरेगा। उसके बाद मैं चुप हो गई और पूरी रात मम्मी के साथ ही सोई। अगले दिन मेरा एग्जाम भी कुछ खास अच्छा हुआ नहीं। उस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था और उसके बाद मैं नए क्लास में प्रमोट होने वाली थी, तो मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी रात मैं अपने भाई के साथ ऊपर छत पे जा रही थी, लेकिन मेरा भाई कुछ ही देर छत पर रुका और उसके बाद नीचे चला गया। मैं छत पर अकेली ही थी। उस वक्त हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तभी मैंने देखा कि छत के ऊपर जो हमारी पानी की टंकी है उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की बैठ के मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। मैं उसको देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहां इतनी ऊपर पहुंची कैसे। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और वो तभी टंकी से नीचे उतरी और घूम के सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वो एक काली परछाई थी जिसको मैंने साफ साफ सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। मैं उसको देख के बहुत डर गई थी और चिल्लाने लगी। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि ऊपर तीसरी मंजिल से नीचे फर्स्ट फ्लोर तक मेरे चिल्लाने की आवाज गई। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनते ही करीब 5 मिनट बाद पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई भागते हुए ऊपर आ गए। मैं डर की वजह से छत के कोने में बैठी हुई थी। मैं कांप रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया। मैंने उनको बताया कि मैंने यहाँ पर एक लड़की की परछाई को देखा, वो इसी घर में है और आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। ये सब चीजें मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के और इरिटेशन में बोल रही थी। पापा को लगा कि मैं इतना बोल रही हूँ तो कुछ ना कुछ इस घर में होगा जरूर। उसके बाद वो सब लोग मुझे लेके नीचे गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और रात भर मुझे बुखार चला रहा। अगले दिन पापा ने एक पंडित जी को बुलाया और फिर उन पंडित जी ने इस घर का वास्तु देखा। उन्होंने जब अच्छे से देखा तो उन्होंने बताया कि इस घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो वास करती है। और फिर कुछ देर बाद जब उन पंडित जी को पता चला कि ये घर पापा को बहुत सस्ते में मिला है तो उनको इस बात का शक हुआ। उन्होंने बोला कि इस घर के अंदर कोई रूह है या कोई आत्मा है। पंडित जी ने कहा कि उनको रात में यहाँ पूजा करनी पड़ेगी। फिर पंडित जी ने मुझसे पूछा कि तुमको ऐसा कब से महसूस हो रहा है, तुमने उस लड़की को कहाँ कहाँ देखा और सबसे पहले तुमने उसे कहाँ महसूस किया। तब मैंने पंडित जी को बताया कि पहली बार मैंने उस लड़की को घर के तीसरे फ्लोर पर महसूस किया था जहां पर हमारा हॉल है।
पंडित जी फिर रात के समय उस हॉल में गए। उनको महसूस हो रहा था कि वहां पर कोई नकारात्मक शक्ति है। पंडित जी ने बोला था कि उनको भी किसी के हंसने की आवाज वहां पर सुनाई दी। तभी पंडित जी ने पापा से बोला कि उनको इस हॉल के अंदर एक हवन करना पड़ेगा। 2 ही दिन में पापा ने उन पंडित जी से हवन करवाया और उसके बाद वो नकारात्मक शक्ति वहां से चली गई। उन्होंने बताया कि वो एक लड़की की आत्मा थी जो इस घर के खाली होने की वजह से यहाँ पर आके बस गई थी। अब वो कहाँ से आई और यहाँ पर क्यों थी, इस बारे में तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि पंडित जी के पूजा करने के बाद से वो यहाँ से चली गई। पंडित जी ने यह भी बताया था कि वो काफी खतरनाक थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसने हमारे घर पर ज्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने लगी थी और जिसका पहले शिकार मैं ही हुई थी। उस दिन के बाद से मैं उस घर में करीब 6 महीने तक डर के रही हूँ। पापा ने फिर कुछ दिन बाद 3rd फ्लोर के हॉल की वायरिंग भी ठीक करवा दी और वायरिंग ठीक होने के बाद उसमें किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। मम्मी कई बार घर में अकेली भी रही हैं, लेकिन उनको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ और अभी भी मैं घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है। लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो मेरा वहम होता है। मेरे दिमाग में इस घर में रहने वाली उस आत्मा का वहम बस गया है जो कि निकलता ही नहीं है। मैं कभी भी रात में अकेले 3rd फ्लोर पे या छत पर नहीं जाती हूँ। हालांकि अब 3rd फ्लोर पर रूम बन चुके हैं और वहां पर रेंट पे कुछ लड़कियां रहती हैं, लेकिन फिर भी जब वो लोग अपने घर जाती हैं तो वो पूरा फ्लोर खाली रहता है। मैं कभी भी ऊपर अकेले नहीं जाती हूँ और ना ही अपने छोटे भाई को जाने देती हूँ। ये घटना मेरे जीवन की सबसे खतरनाक और भयानक घटना थी जो कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना मुझको आशुतोष जी ने भेजी है। आशुतोष जी ने ये घटना मुझको उत्तराखंड से भेजी है। वो हरिद्वार के रहने वाले हैं और अब आगे की घटना मैं आपको आशुतोष जी के नजरिए से बताऊंगा। मेरा नाम आशुतोष है और मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। वैसे तो मैंने कभी भूत, प्रेत, चुड़ैल या आत्मा को नहीं देखा है, लेकिन इस घटना को मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। उनके साथ ये घटना तब घटी थी जब वो छोटे थे। उनकी उम्र शायद 14 या 15 साल की थी और काफी ज्यादा पुरानी घटना है। उस वक्त हरिद्वार में जंगल और पहाड़ी इलाके बहुत ज्यादा थे, जो कि आजकल डेवलपमेंट की वजह से थोड़े कम हो गए हैं। पापा अपने दोस्त मोहन के साथ पहाड़ियों की तरफ अक्सर घूमने जाया करते थे। वो अक्सर अपने दोस्त के साथ जाया करते थे। उनका घर थोड़ा सा गांव साइड वाले इलाके में पड़ता था। वहां पर रात में बहुत ज्यादा शांति हो जाती थी और वहां का माहौल भी काफी ज्यादा ठंडा रहता था। एक बार पापा के दोस्त मोहन ने उनको बताया कि पहाड़ी के ऊपर एक कोई पुराना घर बना हुआ है जहां पर कोई भी नहीं जाता है। वो घर लकड़ियों का बना हुआ है और लोगों का ये कहना है कि उस घर में कोई चुड़ैल रहती है। जब पापा के दोस्त मोहन ने उनको ये बात बताई तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बोला कि अगर वहां पर कोई चुड़ैल रहती है तो हम लोग उससे मिलने जरूर जाएंगे। पापा के दोस्त मोहन ने भी कभी भूत या प्रेत को नहीं देखा था। उसने भी ये सब घर की बातें किसी से सुनी थी और वो आके पापा को ये सब बातें बता रहा था। पापा ने फिर अपने दोस्त के साथ वहां पर जाने का प्लान बनाया। वो लोग दोपहर के करीब 1-2 बजे उस घर पे चले गए। उनके साथ उनका एक दोस्त अशोक भी गया था, जो कि भूत प्रेत में बहुत विश्वास करता था। वो घर पहाड़ी के काफी ऊंचले साइड में बना हुआ था और वहां पर बहुत कम लोग जाया करते थे। वहां पर पहुंचने में उनको करीब 1 घंटा लगा, क्योंकि वो पहाड़ी से घूम के गए थे। जब पापा के दोस्त और पापा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उस घर को देखा। वो घर काफी पुराना था और पूरी लकड़ियों का बना हुआ था। उसकी खिड़की के अंदर से पौधे बाहर आ रहे थे, जिसको देख के ये तो साफ साफ पता चल रहा था कि उस घर में कोई भी नहीं रहता है। उस घर की लकड़ियां भी सड़ चुकी थीं और मेन दरवाजा कमजोर होने की वजह से मिट्टी में घुस गया था, जिसकी वजह से वो दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। जब पापा ने उस घर के दूसरी तरफ देखा तो वहां पर एक टूटा हिस्सा था और उन्होंने जब उस हिस्से के अंदर से झांक के देखा तो उन्होंने देखा कि जमीन में से घास और बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। उस घर को देख के ये तो पता चल गया था
कि वहां पर कोई भी नहीं रहता है। वो लोग कुछ देर तक वहां पर रुके और उसके बाद काफी अंधेरा हो गया था। वो महीना नवंबर या दिसंबर का था। ठंड के महीने में अक्सर दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। पापा का दोस्त अशोक, उसने अपने घर में नहीं बताया था कि वो उनके साथ यहाँ पर आ रहा है। अशोक को डर लग रहा था कि उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। इसी डर की वजह से वो पहाड़ी से जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा और घर की तरफ जाने लगा। पापा ने अशोक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। तभी पापा ने अपने दोस्त से बोला कि वो अशोक के साथ चला जाए, वरना अशोक रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि वो पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आया है। पापा को वो रास्ता याद था, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्त के साथ वहां से आया जाया करते थे। जब पापा के दोस्त अशोक के पीछे चला गया तो पापा उस पूरे रास्ते में अकेले थे और वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। पहाड़ी के रास्ते छोटे छोटे जंगल भी थे, जिसको पार करके पापा नीचे उतर रहे थे। दरअसल वो कोई जंगल नहीं, बड़े पेड़ थे जो दूर से जंगल की तरह दिखते थे। पापा उन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से जा रहे थे और तभी उनको ऐसा लगा कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर जो पेड़ है उसके एक डाल से दूसरी डाल पर कोई कूदते हुए जा रहा है। पहले पापा को लगा कि शायद वो कोई जानवर होगा, क्योंकि अक्सर उस इलाके में बंदर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन वो अजीब सा था। जब वो पापा के पीछे आ रहा था तो पापा को हल्का फुल्का महसूस होने लगा था कि वहां पर कोई है। पापा को थोड़ा डर सा महसूस होने लगा और वो फिर और तेजी से भागने लगे। जब वो तेजी से भागे तब उनके सामने पेड़ से कोई चीज नीचे गिरी और वो चीज काफी दूर गिरी। वो कोई मोटी सी चीज थी। उनको कुछ नहीं पता था कि आखिर वो है क्या। जब वो धीरे धीरे उसके पास गए तो वो हिलने लगी। वो एक औरत थी जिसको पापा ने साफ साफ देखा। पेड़ से गिरने के बाद भी वो खड़ी हो गई और पापा की तरफ धीरे धीरे आने लगी। पापा उसको देख के बहुत जोर से चिल्लाने लगे। वो चिल्लाते हुए अपने दोस्त मोहन और अशोक को बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और शायद ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में उनके दोस्त आशुतोष ने उनको बताया था। उनको लगा कि अब उनकी जान चली जाएगी। वो उनकी तरफ भागते हुए आ रही थी और पापा दोबारा उसी घर की तरफ जा रहे थे जिस तरफ से वो आए थे। वो चुड़ैल भी उनके पीछे उतनी ही तेजी से भाग रही थी। पापा ने बताया था कि वो अजीब से चिल्लाते हुए आवाज निकाल रही थी, जिसको सुन के उनकी हार्ट बीट और तेज बढ़ती जा रही थी। उन्होंने ये बताया था कि अगर वो कुछ देर वहां पर खड़े रहते और उस चुड़ैल की आवाज सुनते तो शायद वो वहीं पर मर जाते। वो भागते हुए फिर उसी घर के पास पहुंच गए जहां से वो लोग कुछ देर पहले निकले थे। जो घर के पीछे वाला हिस्सा था जहां पे छोटी सी दीवार टूटी हुई थी, पापा उसी हिस्से से घर के अंदर घुस गए। उस घर के अंदर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे। वो वहीं पर पेड़ पौधे के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने उस चुड़ैल की आवाज भी सुनी। जब पापा की नजर वहां पर दीवार पे गई तो उन्होंने देखा कि उस घर की दीवार पर पुराने भगवान के पोस्टर और कुछ टूटी हुई मूर्तियां थी जो कि खंडित हो चुकी थी। पापा को यह समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई चुड़ैल तो नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की मूर्तियां हैं। उस चुड़ैल की आवाज पापा को लगातार सुनाई दे रही थी। उन्होंने ये भी बताया था कि उस घर के चारों तरफ किसी के गोल गोल घूमने की आवाज भी आ रही थी। वो काफी देर तक उसी घर के अंदर बैठे रहे। जब वो घर नहीं पहुंचे तो उनके पापा ने और उनके दोस्तों ने उनको ढूंढा। उनके दोस्तों ने उनके घर वालों को बताया कि वो इसी घर के पास आए थे और उसके बाद वो लोग निकल आए और पापा घर नहीं पहुंचे। जब कुछ देर बाद पापा और उनके दोस्त और साथ में 3-4 आदमी दोबारा उस घर के पास आए तो पापा को उन लोगों की आवाज आई। पापा काफी ज्यादा डरे हुए थे। जब उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो उनके दोस्त और पापा सब टॉर्च लेके खड़े थे और उनको बुला रहे थे। पापा रोते हुए और डरते हुए उस घर के बाहर निकले और उन्होंने अपने साथ घटी घटना को और उस चुड़ैल के बारे में बताया। बहुत लोगों को पापा पर विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही उनके दोस्त आशुतोष को, लेकिन अशोक उन पर विश्वास कर रहा था क्योंकि वो भूत प्रेत पे मानता है। लेकिन बाकी लोगों को यही लग रहा था कि शायद पापा को किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था।
फिर वो लोग उनको लेके घर चले गए और फिर वो लोग उस पहाड़ी वाले घर पे दोबारा नहीं गए। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।